को बी सोरी 171 भारतीय समाज छवियाँ एवं वास्तविकताएं, इसकी आज जो है पहली क्लास है और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में अगर आप देखोगे 1.2 को अगर आप देखिएगा, पहला क्या है, भारतीय सभ्यता अध्ययन के दृष्टिकोण। यानी जब हम भारतीय सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। यानी दृष्टिकोण का मतलब होता है अप्रोच, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अप्रोचेज। यानी भारतीय सभ्यता को, हमारी जो सभ्यता संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उसको अध्ययन करने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण है। पॉइंट नंबर रहेगा 1.2। फिर रहेगा पॉइंट नेक्स्ट हमारा 1.3 क्या है, भारत की भूगोल की समझ। यानी भारत का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसकी समझ किस प्रकार से है। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसकी समझ किस प्रकार से हमारा नेक्स्ट रहेगा। उसके बाद रहेगा 1.4 का क्या है कि भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना। यानी भारत को हम संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार देखते हैं। और लास्ट में रहेगा 1.5 हमारा रहेगा भारतीय सभ्यता की एकता पर विमर्श। यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, ठीक है, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति, हमारा जो पूरा कल्चर है, उस पर विमर्श कैसे, यानी एकता पर किस प्रकार से विमर्श किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 देखिएगा। 1.2 पे आ जाइए। ठीक है, 1.2 रहेगा आपका, पेज नंबर 10 है। ठीक है, पेज नंबर क्या है आपका, 10 नंबर रहेगा। 1.2 को देख लीजिए। ठीक है, 1.2 को क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके यह हो सकता है, भारतीय सभ्यता को समझने के लिए लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए करना तथा सांस्कृतिक आवश्यकता दृष्टिकोण को कैसे अलग किया जा सकता है। यानी भारतीय सभ्यता को समझने के लिए या भारतीय सभ्यता को पढ़ने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के लिए एक संरचनात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास की ओर इंगित करता है। देखो, सभ्यता जो शब्द होता ना, सभ्यता क्या है, एक शब्द है, यानी एक वर्ड है। सभ्यता जो वर्ड है वह प्रगतिशील समाज के लिए, यानी कोई भी समाज जो है वह लगातार डेवलप हो रहा है या संरचनात्मक है, यानी उसमें नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। और समावेशी विकास का मतलब होता है वह लगातार डेवलप हो रहा है। यानी सभ्यता जो शब्द है वह किसी भी समाज के प्रगतिशीलता को और विकास को और समावेशी विकास को इंगित करने वाला शब्द के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सभ्यता शब्द लैटिन शब्द के सिविक्स से बना हुआ है। यानी लैटिन जो भाषा है उसका जो शब्द है क्या, सिविक्स शब्द से बना है, जिसका मतलब है नागरिक या शहरवासी। सभ्यता का मतलब क्या होता है, नागरिक या शहरवासी होता है। सभ्यता जो शब्द है वह लैटिन शब्द से बना है, कौन से शब्द से, सिविक्स से बना हो, जिसका मतलब है नागरिक या शहरवासी होता है। इस तरह सभ्यता के वर्णन में ही जटिलता के रूप को प्रकट किया। यानी जो सभ्यता शब्द है उसमें क्या है, थोड़ी सी जटिलता है। इस शब्द को अगर हम देखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, नागरिक या शहरवासी होता है, इसमें जटिलता को। शब्द का मतलब कुछ कृषि कार्य, व्यापार और कुछ नियोजन स्थान अनेक संस्कृतियों, कला, धर्म और कुछ प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचनाओं में माना गया। यानी सभ्यता जो शब्द है वह जैसे निवास स्थान कैसे है, सभ्यता कैसी है, संस्कृति कैसे है, कल्चर कैसा है, धर्म कैसा है, निवास स्थान कैसा है, कृषि, व्यापार, इन सारी चीज़ों को इंगित करने वाला शब्द है। यानी इन चीज़ों के जरिए हम सभ्यता शब्द को क्या करते हैं, इंगित करते हैं या इनकी संरचना में माना गया है। सभ्यता मानव समूहीकरण, समाज को सांस्कृतिक, भौतिक और अभौतिक वैचारिक लक्षणों को निश्चित राजनीति की जटिलता है। देखो, सभ्यता जो शब्द है किसी भी समाज की, जो सामूहिक समाज है, उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक लक्षणों की जटिलता को बताता है। यानी सभ्यता जो शब्द है, कोई भी हमारा समाज है, ठीक है, सभ्यता यानी हम यहाँ पर सभ्यता को ले रहे हैं। सभ्यता जो शब्द है वह कोई भी समाज जैसे है, उसका जैसे भौतिक है, सांस्कृतिक है या राजनैतिक है, उनके लक्षणों की जटिलता को बताता है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबने सुना होगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी को आप सबने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके समाज का हम लोग शिल्पकृत और स्मारकों का पता चला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला,
उन्होंने जो मिट्टी उट्टी के जो बर्तन बनाए थे, आपने सुना होगा ना मृद भांड मिले थे। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता वालों में शिल्पकारी कैसे थी, वो अपने सामान को कैसे बनाते थे, खेती कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, रोजगार कैसे करते थे। और उन जैसे आपने सुना होगा जल निकासी के लिए भी उन्होंने बनाया था कि भैया पानी कैसे निकलेगा, नालियों का, सड़कें कैसे बनती थी। यानी सभ्यता जो है मानव समाज के डेवलपमेंट को और कह सकते हैं प्रगतिशीलता को इंगित करने वाला शब्द है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को हम शिल्पकारी और उस स्मारक भी बहुत ज़्यादा मिले थे ना सिंधु घाटी की सभ्यता में, आपने देखा बहुत सारे स्मारक बने थे, मृद भांड मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी, से पता चला वह सभ्यता मानी जाती है। यानी जो सभ्यता क्या है जिसमें हमें क्या मिलता है, जिसके सबूत मिले हैं, उसी को जैसे हम सिंधु घाटी को हमने एक सभ्यता के रूप में माना है। आगे देखिए, यह भारत की प्राचीनतम तथा प्रचलित संस्कृति मानी जाती। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रही, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता को देखने को मिलती है। यानी भारत की जो प्राचीनतम हमारी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर खोजी गई थी। ठीक है, सिंधु क्या है, एक नदी है। देखो पहले जो आदमी जो बसता था ना, जहाँ नदी होती थी वहीं पर लोग बसते थे। रीजन होता था जहाँ नदी होगी ना, जैसे हम लोग वहाँ पर घर बना लेंगे तो भाई पानी वानी की जो समस्या होगी नहीं रहेगी। पीने का पानी हो, खाने के लिए पानी हो, नहाने के लिए हो, या सिंचाई उचाई के लिए जो पानी की सुविधा होती थी वह हमें आसानी से मिल जाती थी। इसलिए कह सकते हो कि इसको हड़प्पा सभ्यता या ये बसी। यह असंख्य विद्वतापूर्ण विवरण है जिन्होंने भारतीय सभ्यता पर, उसके समाज संस्कृति को समझने के लिए अनेक शोध प्रश्न। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जरिए हम भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को हम समझ सकते हैं, और उसके लिए कई सारे शोध हुए। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता को भैया कैसे जाना जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे, वो कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, इसीलिए पूरी क्या हुई, खुदाई की गई। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो चीज़ें मिली उसके जरिए पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे व्यापार करते थे, कैसे क्या करते थे। इन सारी चीज़ों में अनेक शोध प्रस्तुत किए गए। ऐसा करने में यह कथन एक सभ्यता के मानव समाज को विविधता और प्रचुर मात्रा में प्रमाण देते हैं। यानी कोई भी जो समाज है वह लगातार डेवलप हो रहा, और भारत की सभ्यता को, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की विविधता, यानी भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसको बताता है और प्रचुर मात्रा में इसके प्रमाण देता है। अनेक वैचारिक उपक्रम तरीके प्रदान करता है जो इसके प्रयोग में हुए हैं। कोहेन क्या है, एक विचारक है, ठीक। वो क्या कहते हैं कि अनुसार इन विवरणों के आधार पर भारतीय सभ्यता को समझने के लिए 4 व्यापक दृष्टिकोण हैं। यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए 4 दृष्टिकोण दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम कैसे समझ सकते हैं, 4 दृष्टिकोणों के जरिए। कौन कौन सा दृष्टिकोण है, जैसे सूची पत्र दृष्टिकोण। सूची पत्र का मतलब होता है जो सूचियाँ मिली हैं, जो चीज़ें मिली हैं। ठीक है, सूची पत्र दृष्टिकोण। दूसरा क्या है, जैसे सांस्कृतिक संचार दृष्टिकोण। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, सांस्कृतिक मूलत्व दृष्टिकोण। और चौथा रहेगा भारत को एक प्रकार के रूप में देखना। ये 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, यानी 4 प्रकार की अप्रोचेज हैं। उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति को हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लक्षणों को सूची पत्र बनाना, यानी सूची पत्र जो दृष्टिकोण है। देखो सूची पत्र दृष्टिकोण लक्षणों, संस्थानों और गुणों के अभिलेखन की आवश्यकता पर जोर देता है। यानी सूची पर जो दृष्टिकोण है, जैसे कोई भी संस्थान है, उसके गुण है, उसको क्या करना, उसका लेखन पर। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हमें मिली तो सिंधु घाटी के लोगों को जो लिखे प्रमाण मिले हैं, लिखित दस्तावेज मिले हैं, उसी आधार पर तो हम तो उनको मानते हैं। जो लिखित दस्तावेजों को जोर देता है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय मानी जाती है। विभिन्नता और अंतर जिसका भारतीय प्रतिनिधित्व करता है, वह सांख्यिकी की औसत बहुलक मापक से मापी जाती है। यह भारत जिसकी जनसंख्या की विविधता को दर्शाती है, जो भौगोलिक, पारिस्थितिक और क्षेत्रीय या धार्मिक भिन्नता का बयान करती है। देखो कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, जब उसको लिखित में मापा जाता है, लिखित दस्तावेज मिलते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सोच हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखित दस्तावेज मिले हैं उसी के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पर कितनी जनसंख्या थी, लोग
लोग कैसे रहते थे, उनका कैसे कल्चर था, उनका कैसे पहनावा था, या उनकी क्षेत्रीय भिन्नता या उनका धर्म कैसा था, इसी के जरिए हमें पता चलता है। जबकि दृष्टिकोण का जोर इस बात पर है उन लक्षणों और गुणों को सूची बनाना जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय हों और सभ्यता का अंश। देखो, दृष्टिकोण का मतलब होता है कि सूचीबद्ध दृष्टिकोण ये कहता है कि जो हमें लिखित दस्तावेज मिले हैं, ठीक है, जो हमें लिखित दस्तावेज मिले हैं उन गुणों की सूची बनाना, यानी उन गुणों को हमें सूची बनाना जो भारतीय अंश को प्रदान करते हैं। यानी उसमें जो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता मिली, तो उस सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो हमें भारतीय लगते हैं, इन चीज़ों की पहचान करना ही क्या बोलता है, सूचीबद्ध दृष्टिकोण कहता है। यह निश्चित रूप से प्रारंभिक स्तर पर आधारित है। सभ्यता का मतलब क्या होता है, इससे संबंधित विद्वानों का मत अलग अलग है। सभ्यता क्या होती है, सभ्यता का मतलब क्या है, इस पर जितने भी विद्वान हैं, जितने भी हमारे थिंकर हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, वह बिल्कुल हमें अलग अलग दिखाई देती है। देखो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे सभ्यता की हम बात करते हैं, तो सभ्यता पर जितने भी हमारे थिंकर हैं, उनका जो सोच है, उनका जो सोचने का तरीका है, वह अलग अलग हमें दिखाई देता है। लक्षणों को सूचीपत्र बनाना, यानी जिस सभ्यता संस्कृति की हम खोज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, उनको सूची यानी उसको लिखना और उसके आधार पर उनको देखना कि ये सही हैं, गलत हैं, या भारतीय अंश हैं या नहीं है, इसका ही पता लगाना, इसको हमको बोलते हैं सूचीपत्र दृष्टिकोण। अगला जो हमारा रहेगा, सांस्कृतिक सार का अध्ययन करना। सांस्कृतिक सार का अध्ययन करना, देखो ध्यान, ये सारी क्या है, हेडिंग है, ठीक है। आगे देखिए, सांस्कृतिक मूल तत्व दृष्टिकोण आवश्यक रीति और प्रक्रियाओं की खोज पर बल देता है। यानी सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है वो किस पर देता है कि सांस्कृतिक मूल तत्व और आवश्यक रीति प्रक्रिया पर खोज, यानी किसी भी सभ्यता जो सभ्यता है, ठीक है, उसकी संस्कृति कैसे है, उसकी रीति रिवाज कैसा है, इसकी खोज पर बहुत ज़्यादा बल देता है। भारत की शुरुआत से ही संस्कृति का सार भारतीय सभ्यता पर सच्चे प्रतिनिधित्व रहा है। यानी जब से भारतीय सभ्यता की खोज हुई है तब से हमारी सभ्यता संस्कृति को बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन गुण और तत्व नहीं है। संस्कृति मूल तत्व भारत के अनेक ऐसे सच्चे अर्थों में बताता है जो इसने वर्षों की ऐतिहासिक और अनेक अनिवार्यता के गुणों को असमानता है। यह बताता है कि भारत को सांख्यिकीय रूप से नहीं मापा जा सकता है, यद्यपि इसका सार विचार जैसे अनेकता में एकता, सहिष्णुता और भाईचारा है। यानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको हम संख्या में नहीं माप सकते हैं। यानी भारत की सभ्यता संस्कृति जो हमारा कल्चर है वो संख्या में नहीं, पैमाने से नहीं, किसी संख्या बल में नहीं मापा जा सकता है, बल्कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है हम उसको कैसे माप सकते हैं, विचार के जरिए, जैसे अनेकता में एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, ईश्वर में आदर करना। यानी हम लोगों का विचार है, यानी हम लोगों की जो संस्कृति है वह संख्या में नहीं कि इनकी संस्कृति को 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर काउंटिंग में नहीं मापा जाएगा, बल्कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको किसके जरिए भाई, विचारों के जरिए मापा जाएगा। जैसे विचार कौन कौन से हैं, एक अनेकता में एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, धार्मिक, ईश्वर के प्रति, इन सारी चीज़ों में ईश्वर के चीज़ों को समझना, लोक चरित्र पर विचार, प्रवृत्ति, निगनात्मक और यानी हम उन लोगों की जो सभ्यता संस्कृति है वह वैचारिक है। ठीक है, क्या है भैया, वैचारिक है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख रहें, सभी लोग अच्छे रहें। यानी हमारी जो सभ्यता है वह विचारों से है या विचारणीय है, संख्या बल में नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा यह अवधारणा के रूप में भी ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ है। यानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह किसी व्यक्ति को इंगित नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज की जो सोच है, अप्रोच है, उसको बताने का काम करती है। इसी को बोलते हैं संस्कृति सार का अध्ययन। यानी जब हम भारत की सभ्यता या संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वह वैचारिक सभ्यता है। यानी हम लोगों को विचारवाद है, यानी हम लोगों में क्या है, विचारवाद रहा है। अगला जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, संस्कृति का सार का अध्ययन तो मैंने आपको बता दिया, उसी में एक और पॉइंट रहेगा, देखिएगा इसमें संस्कृति सार का संस्कृति संचार का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संस्कृति संचार का अध्ययन। इसको देखिए, यह दृष्टिकोण उन तरीकों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है जिसके माध्यम से सभ्यता व्यवस्था के तत्वों के विभिन्न समाज स्तर पर हस्तांतरित या संचालित होते हैं। देखो,
संस्कृति संचार का मतलब होता है कि एक संस्कृति से, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में कौन से गुण जाते हैं। ठीक है, एक संस्कृति से, एक सभ्यता से दूसरी संस्कृति में क्या गुण जाते हैं। एग्जाम्पल तो बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई उसके गुण आज हमारी संस्कृति पर क्या पड़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पर मौर्य काल था, गुप्त काल था, तो इनके जो विचार हैं उस टाइप के जैसे लोग थे, उनकी जैसे सोच थी, उनकी जैसे अप्रोचेस थी, वहाँ या कैसे हस्तांतरित होता है। जैसे एग्जाम्पल तो बताऊं, जैसे दादा हैं, दादा के गुण उस बच्चे में क्या जाते हैं, उसके पिताजी में क्या जाते हैं, और पिताजी के गुण उसके बच्चे में, यानी संस्कृति का क्या होता है, लगातार हस्तांतरित या संचारित कैसे हो रही। यह भारतीय सभ्यता की संरचना के एकीकरण की ओर ध्यान देता है। यह मानव समाज वैज्ञानिक मैकिन और रॉबर्ट का कार्य सभ्यता के विभिन्न भागों को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यानी किसी भी सभ्यता और संस्कृति को जब हम समझेंगे तो संस्कृति का संचार कैसे हो रहा, यानी संस्कृति जो है, यानी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वह कैसे बढ़ कैसे रही। एक संस्कृति से जब दूसरी पीढ़ी आती, दूसरी पीढ़ी में कैसी जाती है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में कैसी जाती है, इसका भी अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैरियट ने संस्कृति संयोग का महान और लघु परंपरा के बीच परस्पर लेन देन को दर्शाया, यानी एक परंपरा से दूसरी परंपरा में संस्कृति कैसे जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव किशनगढ़ी में त्योहारों के मनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसी की भांति ही रेडफील्ड का वर्णन ग्रामीण नगरीय सतता के बृहद महानता और लघु पारंपरिक स्थिति के परस्पर क्रिया और संचार के सततता को दर्शाता है। ये दोनों मध्य में सहजीवी और अंतर्निर्भरता को दर्शाता। देखो, एक सभ्यता से, देखो पहले के ज़माने में जैसे भैया रीति रिवाज मनाए जाते थे, जैसे हमारा कल्चर था, हमारा पहनावा था, हमारा खान पान था, वो चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, एक किस प्रकार एक दूसरे का इनका हस्तांतरण हो रहा है। एक के गुण दूसरे के गुण में कैसे जा रहे हैं, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता में कैसे उन चीज़ों को अडोप्ट कर रही है, उनको ले रही है, इसी को बोलते हैं संस्कृति सार का अध्ययन करना। यानी संस्कृति जो है, जो सभ्यता संस्कृति होती है, वह लगातार, जैसे आज है 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी से कितनी मिलती जुलती है होगी 22वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी से 23वीं शताब्दी, या कह सकते हैं लगातार जो संस्कृति है वह कैसे कन्वर्ट होती जाती है और कैसे इसमें कह सकते हैं उसका संचार होता है, यानी दर दर उसमें कैसे वो उसके जो गुण होते हैं दूसरी सभ्यता संस्कृति में किस प्रकार के जाते हैं, इसी को बोला जाता है संस्कृति सार का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पॉइंट नंबर जो 4 चौथा है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 4 को देखिए, भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन। अब हम भारतीय संस्कृति को किस रूप में वर्णन कर सकते हैं और इसको किस रूप में समझा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तुलनात्मक समाजशास्त्रियों के बीच यह दृष्टिकोण प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। यानी तुलनात्मक, देखो तुलनात्मक का मतलब होता है ऐसे थिंकर जो एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता से तुलना करते हैं। भैया एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, दोनों में तुलना करें कैसी है। जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता है, उसी के साथ एक सभ्यता और थी मेसोपोटामिया सभ्यता, तो इनका जब तुलना की जाती है, यानी जब इनका हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक समाजशास्त्रियों के बीच यह दृष्टिकोण प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता के अन्य समुदाय संस्कृति के ठीक विपरीत एक अलग प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति है, दूसरी जो सभ्यता संस्कृति होगी वह भारत की सभ्यता संस्कृति से कितना अलग है, या उस संस्कृति में सभ्यता संस्कृति में कितना डिफरेंस है या कितना अंतर है, इस चीज़ को क्या करता है, वो इंगित करता है या बताता है। भारतीय समुदाय को एक पारंपरिक समुदाय के रूप में देखने पर, यानी जो हमारा समुदाय है वो पारंपरिक है, यानी हमारे समाज में क्या परंपराएं चलती रहती हैं, जो रूढ़िवाद या जिन्हें पारंपरिक हमारा समाज है, हमारी जो सभ्यता वह पारंपरिक है। भी परंपराएं चलती रहती हैं, जैसे आज के
15 साल पहले जैसे कोई भी परंपरा किसी के जैसे कुल में चल जाती है तो वही परंपरा चलती है। यानी हमारा जो समाज, हमारा जो समुदाय है, पारंपरिक समुदाय पर ज़्यादा बल दिया गया है, जो आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं का अनुभव करा। यानी अब जैसे जब से आधुनिकीकरण हो रहा है तब उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत को बताती है। यानी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, कोई भी समाज में सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस सिद्धांत को बताती है। जबकि इसका लक्ष्य यह है कि उन मूल्यों और पहलुओं को नहीं पढ़ा जाएगा जो भारत की संरचना के लिए विशेष हैं। यानी उन पहलुओं को हम नहीं पढ़ते हैं जो संरचना के लिए विशेष हैं। यानी इसमें हमें ये देखने को मिलता है किसी भी सभ्यता संस्कृति दूसरी सभ्यता संस्कृति से किस प्रकार अलग है, इसके डिफरेंस को देखा जाता है। लेकिन इसका एक प्रकार किस्म इस आधार पर बनाए गए हैं कि एक दूसरे समाज की संस्कृति क्या समानता और भिन्नता है, तब भिन्नता का परीक्षण करेंगे। यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कितनी भिन्न है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में कितनी समानता है, कितनी असमानता है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक संस्कृति, एक कल्चर जो है, वह एक कल्चर जो संस्कृति है वह दूसरी संस्कृति से कितनी उसमें भिन्न है, उसमें कितना डिफरेंस है, या उसमें भिन्नता को नापा देखा जाता। उदाहरण के लिए भारत को एक गांव के समुदाय के कृषक समुदाय के रूप में देखा जाएगा तो हम अन्य समुदाय की संस्कृति से तुलना करने का अवसर देगा। जैसे हम भारत के किसी गांव का एक किसान वर्ग को देखते हैं तो दूसरी जो सभ्यता संस्कृति है उसके हम क्या कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, जो गांव के जीवन में समुदाय की समानता उपस्थित होने का प्रदर्शन करेगा। जबकि भारत एक जातीय समुदाय के रूप में देखना एक निरर्थक प्रयास होगा। यानी भारत को हम जब तुलना करेंगे तो हम समुदाय के आधार पर तुलना करें, ना तो जाति के आधार पर। अगर हम जाति के आधार पर तुलना करेंगे तो वह तुलना जो होगी वह सही नहीं होगी, बल्कि हम समुदाय के आधार पर हमें तुलना करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जाति का विचार घटना भारत के लिए विशेष है। यह भारत की संस्कृति, सामाजिक और तुलना की संभावना को निरस्त कर दे। यानी जाति धर्म के जरिए हम तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके मूल्यों के जरिए तुलना करेंगे। और जबकि आप कह सकते हो कि समुदायों के जरिए तुलना करेंगे कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में कितनी डिफरेंस है। यानी इसी को बोलते हैं भारतीय संस्कृति को एक किस्म के रूप में कैसे वर्णन किया जाएगा, इसमें तुलना की जाती है भैया कि जैसे भारत की संस्कृति है, चीन की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति और चीन की संस्कृति में क्या डिफरेंस है, भारत की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है, इन चीज़ों को क्या करता है यहाँ पर इंगित किया जाता है या इसको बताता है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पॉइंट जो हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट का है, बुक में आपका रहेगा 1.3। ठीक है, 1.3 का जो रहेगा उसका क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा। भारत के भूगोल को समझाइए, 12मासी केंद्रीय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्या होता है। ठीक है, भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, यानी हमारा भौगोलिक क्षेत्र कैसा है भैया, यहाँ पर नदी है, पहाड़ है, जंगल है, या हमारा भौगोलिक 12मासी कैसा, हमारे यहाँ पर महीने कैसे चलते हैं, कितना गर्मी पड़ता है, कितना ठंडी पड़ता है, कितना क्या होता है, इन चीज़ों की बात की जाएगी। यानी भूगोल को समझाना है हमें, हमारा ज्योग्राफी कंडीशन किस प्रकार की है। यानी जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भारत की भूगोल को समझाइए या भारत के भूगोल का वर्णन कीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर का आएगा, आप सबको पता है। ठीक है, आगे सुनिए, क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत के भूगोल को समझाइए अथवा 12मासी केंद्रीय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। भारत की सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, भारतीय सभ्यता जटिलता और गहराई की स्थिति ऐतिहासिक परंपरा है। यानी भारत की जो सभ्यता है वो बहुत गहरी है, जटिल है और ऐतिहासिक परंपरा है, जो क्षेत्रीय रूप में बृहद प्रथाओं और व्यवहारों में भिन्नता और विशेष क्षेत्र की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। यानी जो हमारी सभ्यता, जो संस्कृति है, उसमें बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो सामाजिक संरचना को बताती हैं। यानी हमारा समाज कैसा है, ठीक है, हमारा समाज कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारी प्रथाएं कैसे हैं, इन चीज़ों की हमारी सामाजिक संरचना को क्या दर्शाता है, हमारी सभ्यता दर्शाती है। ठीक है, भारत की विविधता और क्षेत्रीय भिन्नता का इसकी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर वर्णन किया। यानी भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, ठीक है, भारत की जो सभ्यता है उसको हम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी
का वर्णन कर सकते हैं, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो कैसे है। ठीक है, अब हम भारत की सभ्यता को किस आधार पे देखें भैया, भौगोलिक यानी ज्योग्राफिक कंडीशन के अनुसार कैसी रहेगी। इससे भी अधिक यह है, भारत का मौलिक प्रकृति भूगोल जो अस्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बृहद रूपरेखा प्रदान करता है। यानी जो हमारी सभ्यता है, अगर भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण देखोगे तो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा, भारत बहुत बड़ा भूभाग है, हमारे पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। उसके आधार पर भी आप कह सकते हो कि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा भौगोलिक दृष्टिकोण है, यानी हमारी संस्कृति, राजनीति को एक बड़ा रूप प्रदान करता है। इसीलिए इसके भौगोलिक इतिहास पर ध्यान दिया। हाँ, ये हमारा भौगोलिक इतिहास कैसा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहले देखो, पहला पॉइंट क्या रहेगा, कोहेन ने भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। कोहेन क्या है, एक थिंकर है, ठीक है, एक विचारक है, सोशियोलॉजी का थिंकर है, ठीक है, एक कोहेन है। ये पहला इसमें जो हमारा हेडिंग रहेगा 12 क्षेत्रीय केंद्र, यानी 12 का मतलब समझते हो, यानी हमारे यहाँ पर सुना होगा ना 12 महीने होता है, जैसे इंग्लिश में तो मई, जून, जुलाई, अगस्त होता है, लेकिन हिंदी में जैसे आषाढ़, चैत, बैसाख होता है ना, सुना होगा आप सबने, होता है हिंदी महीने में। यानी हमारा जो भौगोलिक है उसको 12 केंद्रों में विभाजित किया। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या, भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों में 12 केंद्रीय क्षेत्र चिन्हित किए गए, यानी हमारा चाहे उत्तर का छोर हो चाहे दक्षिण का छोर हो, उसमें 12 क्षेत्रीय केंद्रों में चिन्हित किए गए। इस तरह के क्षेत्र उपजाऊ नदियों की घाटी, समतल और डेल्टा जैसे हैं। जैसे हमारे देश में देखा होगा ना, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर डेल्टा है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर भैया ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर समतल है। जैसे कश्मीर का इलाका देखोगे तो वहाँ पर भैया पहाड़ी पहाड़ है, ठीक है। उत्तराखंड में देखोगे तो वहाँ पर अलग कंडीशन है। हरियाणा, पंजाब देखोगे पूरा समतल बना हुआ है। यानी हम कहीं पर देखोगे नदियों है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर डेल्टा है। यानी उसी के आधार पर भारत को 12 भौगोलिक दृष्टिकोणों में बांटा गया है। कहीं पर जैसे डेल्टा है, कहीं पर नदियों की घाटी है, कहीं पर देखोगे हमारी जो समतल है बिल्कुल, जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश देखोगे पूरा समतल इलाका है। उसी प्रकार से जब उत्तराखंड को देखोगे तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी लोग हैं। ये क्या होता है, इसी आधार पे क्या भारत को ना 12 भागों में बांटा गया, यानी उसको 12 केंद्र बोलते हैं, यानी 12 सेंट। जैसे आप हमारा जैसे इंडिया का जगह का पैमाना वो मैप बनाओगे तो भैया यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर झरना है, यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर समतल इलाके हैं, यहाँ पर ए है, इसको बनाते हैं ना, उसी प्रकार से 12 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से ये सब मानव निवास स्थान, उच्च जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक क्रियाकलाप और स्थिति पद्धति पर केंद्रित हैं। यानी जैसे मानव निवास, कहीं पर जैसे हम बनाएंगे कहीं पर बसावट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर लोगों की जो बसावट है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम होगी, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम होगी। राजनीतिक क्रियाकलापों की इस प्रकार से बांटा गया है। इन केंद्रों ने कृषि प्रणाली स्थिर किया हुआ है। ये सब कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प, माल के केंद्र हैं। ज़्यादातर भारत में अगर देखोगे तो हमारी क्या है, कृषि ही तो है। ज़्यादातर जो हमारा इलाका है, ज़्यादातर जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, ज़्यादातर हमारे देश में खेती होती है। तो खेती वाले जो इलाके हैं, दूसरा कृषि व्यापार वाले हैं, और हस्तशिल्प वाले ज़्यादा है हमारा इलाके हैं, ठीक है। अनेक पूर्व आधुनिक और आधुनिक शहरों में नाभिकीय क्षेत्र बसे हुए, यानी हमारा चाहे पूर्व आधुनिक शहर हों या जो पहले जो शहर थे और नए जो शहर बन रहे हैं वो सभी इसी प्रकार से शहर बने हुए हैं। भारत में पेशावर के आसपास नदियों का बहाव है। जब पेशावर पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जब पूरा भारत था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो पेशावर तक क्या थी, नदियों का बहाव है। जैसे देखो तो पाकिस्तान जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर अगर देखोगे तो नदी है, यानी वो नदियों का बहाव है। समतल क्षेत्र से पहले केंद्रीय क्षेत्र का उद्भव हुआ जिसे गंगाधर कहा जाता है, यानी जो अब अफ़गानिस्तान का एक शहर है। यानी जैसे पेशावर देखोगे तो नदियों का बहाव है, और उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कंधार वाला जो हमारा इलाका है, कंधार सुना होगा सबने ना, कंधार है वो हमारा समतल इलाका है। तो ये जो पाकिस्तान का एक शहर बन गया है, इसे क्षेत्र ने पश्चिम और मध्य एशिया के प्रभाव को भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इलाका है, अगर आप देखोगे पाकिस्तान का कुछ इलाका होगा नदियों का इलाका है, कुछ हमारा समतल इलाका था, तो इसी प्रकार से आप भारत को कह सकते हो।
जैसे सतलुज जमुना का दोआब क्षेत्र है। दोआब का मतलब होता है भैया जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है। जैसे गंगा जमुना दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा का दोआब है। दोआब इसलिए यहाँ पर, जैसे जहाँ पर दो नदी मिलता है ना, वहाँ का जो ज़मीन होता है ना बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। वहाँ की जो धरती होगी, जो ज़मीन होगी, वो क्या होती भाई, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस आधार पे इसको पूरा बांटा गया। जैसे गंगा जमुना का दोआब है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र को बना गया। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना दो नदी बहती हैं, तो दोनों नदियाँ साथ में जब बहती हैं तो दोआब बनता है। तो ये भी क्षेत्र हमारे पास है। इसमें अगर देखोगे कुरुक्षेत्र, पंचाल, कन्नौज, पानीपत, दिल्ली, आगरा शहर जिसका सुनहरा राजनीतिक ऐतिहासिक अतीत है, ये यहाँ पर देखोगे जैसे कुरुक्षेत्र है, कन्नौज है, पानीपत है, ये बड़े बड़े हमारे शहर हैं और जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम मिलता है। कहीं पर भैया लड़ाई लड़ी गई है, कहीं पर बड़े बड़े राजा हुए हैं, तो कहीं पर राजधानी हमारी थी जैसे आगरा है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे बड़े बड़े शहर हैं जिनको राजनीतिक दृष्टि से अतीत के रूप में इनको जाना गया है। कौशल आज का केंद्रीय उत्तर प्रदेश है। कौशल प्रदेश सुना होगा ना, जैसे आप सुनोगे जो भगवान राम थे, भगवान राम कहाँ के राजा हैं, कौशल प्रदेश के राजा हैं ना। इसलिए जो अयोध्या है उस पूरे इलाके को क्या बोला जाता था, कौशल बोला जाता है। उस क्षेत्र क्या था, कौशल क्षेत्र में आता था, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कौशल आज उत्तर प्रदेश में, बंगाल और जो सौराष्ट्र है, वर्तमान गुजरात उत्तर के केंद्रीय उदाहरण हैं। स्थलाकृति और जलवायु भिन्नता के कारण अलग अलग कृषि पद्धति का विकास हुआ। जिसको हर जगह पर देखो, जैसे कई वो होता है, सेब होता है। सेब उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी में सेब नहीं होता, बल्कि वो कहाँ पर होता, कश्मीर में होता। यानी हमारी जो कृषि है उसकी खेती भी अलग अलग होती है। उसकी जलवायु के कारण क्या होता है, कृषि पद्धति में भी हमारे देश में बहुत परिवर्तन आया। हर जगह की खेती अलग अलग है ना। अब बहुत जगह कुछ चीज़ें होती, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे हर जगह पर नारियल की खेती नहीं, तो जो खेती होती है वह जलवायु पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये भी इससे भी या इससे क्षेत्रों में भी हमने बांटा है। इससे हमारी कृषि पद्धति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अगर भाषाओं के आधार पर देखोगे तो उसमें भी हमारे देश में क्या होती है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र हैं। ये क्या हैं, ये 5 हमारे जो साउथ के हैं 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वाला क्षेत्र है। इसकी संरचना गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के द्वारा की जाती है। अगर भाषा के आधार पर देखेंगे तो हमारे देश में भौगोलिक कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता है। साउथ में अलग प्रकार की लैंग्वेज है और उत्तर भारत में आओगे तो अलग है, यूपी में जाओगे अलग है, बिहार में अलग है। यानी हर जगह की अगर क्षेत्रीय, साउथ में अगर देखोगे तो उसमें कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा, मैसूर है, केरल है, जहाँ पर अलग अलग भाषाएँ हैं। और उसी प्रकार से जैसे कृष्णा गोदावरी जो समूह है, ठीक है, जो कृष्णा नदी है, जो गोदावरी है, इसके नदियों के जो डेल्टा के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो अगला आप देखोगे नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, जैसे इसमें आप देखोगे, देखिए तमिलनाडु में पांड्य और चोल राजाओं की जगह है। पहले जैसे जो हमारा केरल और तमिलनाडु का जो इलाका है, ठीक है, केरल और जो तमिलनाडु का जो इलाका था, वहाँ पर जैसे पहले क्या था, पांड्य और चोल राजा थे। वर्तमान में मद्रास और तमिल बोलने वाले लोगों यहाँ बसे हैं। इसमें पन्नौर नदी और गोदावरी डेल्टा आता है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। इनकी मैसूर से समानता है, जो कन्नड़ बोलने वाले कृषक लोगों का निवास स्थान है। इन दोनों क्षेत्र सूखा कृषि के लिए जाने जाते हैं। देखो हमारे जो इलाके हैं ना, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं और उनकी आबादी अलग अलग है, उनका खान पान अलग अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है। कहीं से किसी से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। देखो कन्नड़ बोलने वाले कृषक लोगों का निवास स्थान है। दोनों क्षेत्र सूखा कृषि के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जौ, मक्का, चना जैसे फसलें होती। तमिलनाडु का जो साउथ का जो हमारा इलाका है, वहाँ पर जैसे जौ है, बाजरा है, मक्का है, इनकी खेती हो रही है। यहाँ भी तमिलनाडु से भिन्न क्षेत्र हैं, जैसे तितर बितर निवास स्थान है। तितर बितर का मतलब होता है कि जो बसावट है इंसानों की दूर दूर पर है, सघन नहीं है। सघन का मतलब होता है जैसे बहुत पास पास में घर बने रहते हैं। तितर बितर का मतलब होता है दूरी दूरी पर घर बने हुए, उतनी बहुत ज़्यादा बसावट नहीं है। यहाँ भी तमिलनाडु के भिन्न क्षेत्रों में बिसावट है। केरल या जिसे हम मालाबार बोला जाता था, दक्षिण पश्चिम का भाग है। यह नीलगिरी पर्वतमाला और इससे वर्षा होने वाली कारण यह दक्षिण क्षेत्र से अलग क्षेत्र है। पश्चिमी घाट जिसे दक्षिण क्षेत्र से अलग करता है, इसको अलग संस्कृति और सामाजिक संरचना। देखो दक्षिण क्षेत्र
जो हमारा तट है उसको क्या बोलते हैं, जैसे आप देखोगे कि महाराष्ट्र से लेकर के, ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाला जो इलाका जो समुद्री इलाका है इसी को क्या बोला जाता है, हमारा दक्षिण वाला जो पूरा क्षेत्र है इसका जो इलाका है यहाँ पर समुद्री इलाका है। तो हर जगह का जो हमारी ज्योग्राफी कंडीशन है या आप कह सकते हो जो क्षेत्रीय है वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग हमें दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ नयार संप्रदाय और मातृवंश व्यवस्था को देखने को मिलता है, जबकि आंध्र और तमिलनाडु में समान, केरल नील धान की खेती आधारित कृषि को प्रदर्शन करता है। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती होती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग सभ्यता और अलग अलग संस्कृति रही है। अगला जो हमारा रहेगा क्षेत्र मार्ग क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसमें आप क्या देखेंगे, क्षेत्र मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्षेत्र मार्ग क्या होता है। देखो क्षेत्र मार्ग एक अनूठा उदाहरण है, मालवा को कहा जा सकता है, यह उत्तर भारत के दक्षिणी तट और दक्कन को जोड़ता है। क्षेत्र मार्ग का मतलब होता है जो आने जाने के लिए मेन रास्ते का काम करता है, ठीक है। जैसे हमें दक्षिण जाना है, ठीक है, या दक्कन जाना है, दक्कन और दक्षिण एक ही है, ठीक है। मान लो कि जैसे हम रहते हैं कि जैसे मैं हरियाणा में हूँ, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे हरियाणा से दक्षिण जाना होगा तो मुझे क्या मालवा यानी मध्य प्रदेश होकर के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल तौर बताऊं कि आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को गुजरात जाना हो, ठीक है, तो उसे राजस्थान वाले इलाका होकर, इसी को बोलते हैं मध्य क्षेत्र, ठीक है, जोड़ता है। यह आक्रमणकारियों और व्यापारियों का एक रास्ता देता है ताकि वह आकारण केंद्रीय क्षेत्र में पहुँचे। यह एक अलग संस्कृति क्षेत्र है जो अरावली तट के दक्षिण में अव्यवस्थित है। यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सूखा वाला क्षेत्र है या रेतीली भूमि है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है। यह क्षेत्र मार्ग में एकीकृत और अस्थायी राजनीतिक चलन नहीं है, यह क्षेत्रीय प्रवासियों का रहने का स्थान है। इसके अलावा इस क्षेत्र का कोई अलग संस्कृति और सामाजिक संरचना नहीं है। तो कई सारी ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो अर्धशुष्क हैं, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल वसल होता नहीं है। रेतीला इलाका जैसे राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई संस्कृति और सामाजिक संरचना हमें उतनी देखने को नहीं मिलती, दूर दूर घर बने रहेंगी, उतना ज़्यादा है। मार्ग क्षेत्र का मतलब होता है, दूसरा मार्ग क्षेत्र हमारा क्या है, जैसे पाकिस्तान का जो हमारा इलाका है, अरे जितने भी इस देश में आक्रमणकारी आए थे, जितने इस देश में विदेशी आए थे, पाकिस्तान का जो हमारा साइड है इसी से तो लोग आता था। सिर्फ अंग्रेज ही था जो जहाज़ में, पानी के जहाज़ में समुद्री इलाकों से आया था, बाकी तो और जितने भी थे चाहे मान लीजिए कि जितने भी हमारे देश में मुग़ल आए थे या दिल्ली सल्तनत जितने सुल्तान थे, ये जितने भी लोग आए थे, चाहे मोहम्मद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, या जितने भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, या इस देश पर अगर आप देखोगे तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ये सब लोग कहाँ कौन से रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से तो आते हैं। हमारा जो पाकिस्तान का इलाका इसी रास्ते से आते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मालवा का जो हमारा क्षेत्र है, जैसे आपको दक्षिण जाना होगा, दिल्ली से अगर आपको दक्षिण जाना है तो आपको मालवा होकर के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि अगर आपको गुजरात जाना है तो राजस्थान से होकर, इसी को बोलते हैं क्षेत्र मार्ग, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा समक्षेत्र में एकांत क्षेत्र। एकांत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। पहले हमने बड़े बड़े क्षेत्रों के बारे में बात की, जो हमारे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने डीपली में बात की। अब हम देखेंगे एकांत क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, इस क्षेत्र को मानव के निवास के लिए अपेक्षाकृत अगम्य और भौगोलिक रूप से कम सहायक माना जाता है। इन क्षेत्रों में जो मानव रहता है बहुत कम रहता है, रहने की दृष्टि से बहुत कम ठीक है। उदाहरण के तौर पर लद्दाख के घर छतरी हुई बनावट वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फीले मरुस्थलीय ऊंचाई पर स्थिति होने के कारण बाकी से पृथक होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भैया भूकंप बहुत आता है, जहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है, वहाँ पर लोग बहुत कम बसते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर, जैसे हम अगर बात करूँ, जैसे हमारा लद्दाख का इलाका है, ठीक है, लद्दाख के इलाके में जो घर होते हैं भैया कि बहुत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं, यानी यहाँ बहुत कम बसावट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं, मरुस्थलीय ऊंचाई है के कारण बाकी पृथक है। देश के उत्तरी भाग जैसे पर्वतीय इलाका है, अनेक समक्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उत्तराखंड का जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड का भी हमारा जो क्षेत्र है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमारा एकांत क्षेत्र है, वहाँ पर भी बहुत कम लोग बसते हैं और बहुत कम बसावट है।
उसी जैसे बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का सीमांत क्षेत्र है, या असंगठित जनजाति रहती है जो इस्लाम को मानते हैं। यानी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर ही असंगठित जनजाति, यानी वहाँ पर भी लोग छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं जो इस्लाम को मानते हैं। अब तो हमारे देश में है नहीं, क्योंकि दोनों इलाके क्या, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया है और अफगानिस्तान भी जब पहले भारत का पार्ट था उस टाइम की हम बात करें। गिलगिट और जम्मू कश्मीर, गिलगिट एक शब्द आपने सुना होगा कि कभी आपने न्यूज यूज में सुना होगा, गिलगिट बलूचिस्तान। एक क्या होता है, गिलगिट वाला जो क्षेत्र है भारत का ही क्षेत्र है, कश्मीर में लगता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के आसपास का जिसका अपूर्व सांस्कृतिक प्रचलन विरासत है जो समतल के हिंदुओं से मिलती जुलती है। देखो कश्मीर का कुछ ऐसा इलाका है ना जो कश्मीर में भी दो टाइप के हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर, घाटी का आपने सब सुना, घाटी का इलाका है जो पर्वतीय इलाका है, ठीक है, यानी जहाँ पर भैया पहाड़ वहाड़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ वरफ गिरती है। दूसरा कश्मीर में कुछ समतल इलाके हैं, तो वहाँ पर भी दो तरह की संस्कृति है। जो समतल इलाका है वहाँ की जो संस्कृति है वह हिंदुओं से मिलती जुलती है। जो पर्वतीय इलाका है वहाँ कुछ मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, यानी इसके आधार पर भी होती है। उसके आधार पर अगर हम अब नेक्स्ट कुछ इलाकों को अगर हम देखेंगे, जैसे हिमाचल के आसपास समतल जो भाग है नेपाल भूटान सिक्किम की सीमा तक फैला है, वहाँ पर जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, ये दोहरे सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्म और मैदानी इलाकों में चली आ रही हिंदू मान्यताओं के कारण। अगर देखेंगे जैसे हमारा तिब्बत का इलाका है, तिब्बत जो है, अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जैसे हिंदू सभ्यता संस्कृति को माना जाता है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। ये भी क्या हमारे समतल इलाके हैं, ठीक है, क्या समतल इलाके। उत्तर पूर्वी में जैसे पहाड़ी जंगली भाग है, जैसे वर्मा है, भारत के भाग है, इसमें अनेक जनजातियाँ रहती हैं जिस पर दक्षिण पूर्व का प्रभाव ज़्यादा। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है दक्षिण पूर्व के जो देश हैं वहाँ पर जनजाति है। जैसे हम बात करूँगा कि जैसे हमारे क्या हैं, जैसे आप बात करोगे अरुणाचल है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये हमारे प्रदेश कैसे हैं, यहाँ पर जनजाति लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, देखा होगा ना, जनजातियों में ज़्यादा लोग, जनजाति लोग। अगला जो हमारा जैसे राजपूताना मालावार का उत्तर पश्चिम भारत का एकांत क्षेत्र है जहाँ 10वीं शताब्दी से राजपूत या अन्य शरणार्थी रहते हैं जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए यहाँ बस गए। उन्होंने अपनी संस्कृति को इस क्षेत्र की छुटपुट जनजातियों का स्थापित कर लिया, जिसे राजपूताना है। क्या राजपूताना क्या होता था, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से इनसे बहुत ज़्यादा युद्ध, तो ये लोग भी इन्होंने एक अपना इलाका बना रखा है और वहीं पर अपनी सभ्यता संस्कृति को, जनजातियों को उन्होंने राजपूताना, या जो हमारा अब तो बड़ा हो गया, पहले टाइम की बात थी, ठीक है, ये जो राजपूताना पूरा इलाका होता। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भारत में दो एकांत क्षेत्र और भी हैं। कौन कौन से, जैसे विंध्याचल पर्वत है, उत्तर प्रदेश का इलाका थोड़ा पहाड़ी इलाका है। पूर्वी गुजरात में थोड़ी बहुत पहाड़ी इलाका है। नर्मदा नदी पूर्वी बनारस मध्य पर चलने वाला क्षेत्र है जहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ दिखती हैं। वहीं पर विंध्य पर्वत श्रृंखला, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिण पूर्व बिहार, यानी कुछ ऐसे इलाके जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ पहाड़ी इलाके ज़रूर हैं। ये भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा, क्या है यहाँ पर देखिएगा 1.4 को देखिए, ठीक है। 1.4 जो हमारा रहेगा उसको क्या है, क्वेश्चन देखिए, भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझें, यानी भारत को हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा है और रचनात्मक दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। रचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बताइए भारत को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। भारतीय सभ्यता का इतिहास बताता है कि भारत धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था ने इसकी सामाजिक संरचना संस्कृति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हमारा जो इतिहास है वो बताता है भारत की धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो संरचना है उसको संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हमारी जो इतिहास रहा है उसके आधार पर जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके आधार पर हमारी सभ्यता संस्कृति में बनाने में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, मौर्य काल था, गुप्त काल था, इन सब चीज़ों से हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उससे मिलकर के बनी हुई है और उन चीज़ों का भी या उन लोगों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण रोल हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह पौराणिक धार्मिक अतीत जो प्रत्यक्ष राजनीतिक अतीत है, यहाँ क्या है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है ज़्यादातर हमारी पौराणिक और धार्मिक है।
हमारी जो सभ्यता संस्कृति उसमें धर्म का और पौराणिक चीज़ें ज़्यादा हैं, जो पृथक राजनीतिक अतीत यानी अर्थव्यवस्था पर दृढ़ता पर आधारित हैं, जो अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों के बीच आपसी गठजोड़ और मतभेद उपनिवेशवाद भारत में थे। यानी आप कह सकते हैं हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह कह सकते हैं कि धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक सभ्यता संस्कृति है, पौराणिक है, और बाद में जब यहाँ पर उपनिवेशी आए थे यानी जब विदेशी आए थे जैसे अंग्रेज आए थे वो भारत की है को समझने में सहायक है। यानी हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को पौराणिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम इस सभ्यता संस्कृति को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। पौराणिक और धार्मिक अतीत राजनीतिक और पौराणिक से बंधा हुआ है, जैसा कि पवित्र राजपद द्वारा अक्सर वर्तमान राजनीति वर्गीकृत और संबंधों को उचित सूचीबद्ध करने के लिए परिवहन के लिए किया। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम भारत की सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए इसके पौराणिक और धार्मिक चीज़ों के जरिए हम भारत की सभ्यता संस्कृति को चीज़ों को हम ज़्यादा समझने में हमारे लिए सहायक होगा। अनेक आक्रमण, प्रवासन, छिद्रन और स्वीकार्य धर्म ने भारतीय जनसंख्या में भिन्नता को जोड़ा है। यानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी आए हैं, विदेशी आए हैं, हमारा धर्म है जो जनसंख्या उसमें कई सारी भिन्नताओं को जोड़ा है और इसको आवश्यक रूप से अनेकवादी तत्व बना है। अनेकवादी तत्व में यानी हमारी जो सभ्यता जो संस्कृति जो कल्चर है उसमें बहुत सारे तत्व जो हैं वो मिले हुए हैं। यानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वह बहुत ज़्यादा मिक्स है, पुरातन संस्कृति है, पुरानी सभ्यता संस्कृति है, ठीक है। इसमें अनेक बहुत तत्व हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि भारत को एकलवादी इकाई राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत को एकलवादी तत्व नहीं कहा जा सकता है या राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। यानी भारत की सभ्यता संस्कृति में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। यानी हमारी सभ्यता संस्कृति में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, भिन्नता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसको एकल राष्ट्र जरूर कहा जा सकता है, ठीक है। भारतीय सभ्यता को रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से उच्च स्तर पर विभाजित किया जाता है और स्तरित बनाया गया। यानी भारतीय सभ्यता को उच्च स्तर पर विभाजित किया जाता है। हिंदुत्व सैद्धांतिक धर्म नहीं है बल्कि इसमें अधिक जीवन जीने का एक तरीका। यानी जैसे हम लोगों का क्या है, हिंदू धर्म है, ठीक है। तो हिंदू धर्म बता रहा है कि हिंदू जो है वह एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक पद्धति है। यानी हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है वह नॉट ए रिलीजन बट वो लाइफ जीने का, जीवन जीने का एक तरीका। यानी हिंदू जो है जैसे पूरा धर्म है वह जीवन कैसे जीना है, लाइफ स्टाइल हमें जीवन कैसे जीना है उस तरीक़ों को बताता है। उपमहाद्वीप ने धर्मों को फलने फूलने का अवसर दिया, जैसे कि बौद्ध, जैन, सिख और बाहरी धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई को स्वीकार किया। भारत की अगर बात करो, जैसे हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म है, तो भारत के हिंदू और सनातन धर्म से और भी कई सारे धर्म निकले हैं। जैसे कौन से, जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अन्य धर्म भी निकले हैं। बल्कि हिंदू धर्म जो है अन्य धर्मों की भी क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर करता है और उनका मान सम्मान करता है। अन्य धर्मों को भी हमने क्या किया है, स्वीकार किया है। इस तरह भारत को धार्मिक अतीत ने उच्च स्तरीय भेदभाव और भिन्न तत्वों को आत्मसात किया। यानी हम लोगों ने, भारत ने अतीत, जो धार्मिक हमारा अतीत रहा, बिना किसी भेदभाव के हमने सभी तत्वों को साथ लिया है और हम किसी भी धार्मिक भेदभाव को नहीं करता है, ठीक है। आज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अतीत से महत्वपूर्ण रूप से लेकर आज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, हमने अपने इतिहास से बहुत सारी चीज़ें उनको लिया है। जैसा कि जाति पद्धति का वर्ण निकला, जैसे हमारे देश में क्या थी, जाति व्यवस्था है या वर्ण पद्धति है। क्षेत्रीय जातियों की शक्ति गतिशीलता में अहम भूमिका निभाना है, सामाजिक तंत्र व सामूहिक निर्माण करना आदि। जैसे आप देखोगे हमारा जो समाज है वह वर्णों में बटा हुआ है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। फिर हमारा जो समाज है क्षेत्रीय जातियों में बटा हुआ। वर्तमान समय भारत में लोगों की पहचान जाति और वर्ण से, अगर आप देखोगे हमारे समाज में जो लोगों की पहचान है वह जाति और वर्ण से होती है। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र हैं, क्या हैं, तथा उनकी जो पहचान होती है जाति है, यादव हैं कि भाई यादव हैं, या और जाति है कि जैसे और भी बहुत सारी जाति होती है, जैसे कुर्मी हैं, कुम्हार हैं, अग्रवाल हैं, क्या है, हमारी जो पहचान है वह जातियों और वर्णों से होती है। और इसकी कुछ काल्पनिक और पारंपरिक अतीत के संदर्भ में वैधता दी जाती है।
यानी जो हमारी जाति है, जो वर्ण है, या कितने वैध हैं, कितने ठीक हैं और कितने सही हैं, इसकी वैधता, इसकी मान्यता के लिए हम अतीत यानी अपने इतिहास को बताते हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था को खुद से ऊपर रख करके जाति सगोत्र विवाह के नियम को सामाजिक रूप से प्रदान करता है। देखो, जो वर्ण है और जो जाति है, ठीक है, जो वर्ण है, जो जाति है, यह नातेदारी व्यवस्था, जो रिश्तेदारी होती है ना, जब शादी और जो विवाह होता है, इन चीज़ों को क्या मानती है, इन चीज़ों को साथ चलती है और सगोत्र विवाह करने के सामाजिक संसार पर राज करती है। यानी जो वर्ण है, जो जाति है, भारतीय समाज में इसलिए बना है ताकि सगोत्र विवाह, यानी एक गोत्र का लड़का उसी गोत्र यानी दूसरे गोत्र हैं, इन्हें सगोत्र में शादी ना हो, इस चीज़ को भी बताती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सगोत्र विवाह। ठीक है, यानी अंतर गोत्रीय विवाह होना चाहिए, एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती, जैसे आप सबको पता, इस चीज़ को नियम को बताती है। यहाँ पर पीढ़ियाँ खून की शत्रुता पर विचार भी है। जो नातेदारी का योग है, उन समाज का प्रचलन होता है जहाँ पर नातेदारी अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा, यानी हमारे यहाँ पर जो नातेदारी है, जो रिश्तेदारी है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। यानी हम लोग गोत्र पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंतर गोत्रीय विवाह होता है, एक गोत्र में शादियाँ नहीं होती हैं। यह भारत की सभ्यता, संस्कृति और दृष्टिकोण को बताता है। पिछले कुछ वर्षों में इस विचारधारा में परिवर्तन आया। ये हमारी पुरानी विचारधारा थी, लेकिन जैसे भैया एक गोत्र में शादी नहीं करना, दूसरे गोत्र में करना है, यहाँ पर जाति वर्ण बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब इस जो हमारी विचारधारा थी शादी को लेकर के, नातेदारी को लेकर के, रिश्तेदारी को लेकर, जो हमारी चीज़ें थी, उसमें अब परिवर्तन आया। खासकर 19वीं शताब्दी के अंत में जब हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में, इसकी जनसंख्या को इकाई के रूप में बताना, यानी अब जब से परिवर्तन आया, जब से दुनिया आगे बढ़ी, लोगों की जागरूकता, तो उसमें परिवर्तन आया है। भारत को अब एक अखंड और टुकड़ा नहीं माना जाता है, बल्कि एक ही क्षेत्र और जातियों के राज्यों में बटा। भारत क्या है, कई सारे राज्यों में बटा हुआ है, बल्कि एक खंड या टुकड़ा नहीं माना जाता कि भारत जो हमारा देश है वह कई राज्यों और कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसकी जनसंख्या अनेक धर्म के लोग हैं, सामाजिक पहचान में बटे। यानी हमारे देश में क्या, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग पहचान के लोग हैं, उनमें बटा हुआ है। 1947 में अंग्रेज़ों ने इसके स्वतंत्र होने के बाद भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। यानी जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने भारत को क्या, धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी हम सभी धर्म को मानेंगे, ऐसा हमने घोषित किया। प्रगट हिंदू प्रतीकों को अनदेखा किया गया और राष्ट्रीय चिन्ह बनाने में सभी धर्मों का मिश्रण है। यानी हम लोगों ने जब भारत आज़ाद हुआ तब सभी धर्मों का मान सम्मान किया और अपने राष्ट्रीय चिन्ह में सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व किया, सभी को भागीदार बनाया, ताकि इसके धार्मिक निरपेक्षता के स्वरूप को यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसको दर्शाने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को माना है और उनको एक्सेप्ट किया है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान है, न कि किसी धर्म के का पश्चिमी प्रतिपादन। यानी भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। इस तरह यहाँ के झंडे में बौद्ध धर्म के नियमों का पहिया लिया गया है। अगर आप लोग भारत के झंडे को देखोगे, ठीक है, अगर हमारे तिरंगे को देखोगे तो उसमें जो पहिया लिया गया है वो बौद्ध धर्म को बताता है। राष्ट्रीय चिन्ह शेर बना हुआ जो बौद्ध धर्म को, अशोक को बताता है। जो शेर बना हुआ है जिसे बौद्ध धर्म के राजा अशोक के स्तंभ से लिया गया है। जैसे जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है, उसका मतलब भारत के लोग के क्षेत्र स्पष्ट रूप से अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद इसकी एकता को बढ़ाता है। यानी हम लोगों ने, जैसे भारत आज़ाद हुआ, ये नहीं था हम लोगों ने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को ही ज़्यादा बनाया, बल्कि जैसे बौद्ध है, जैन है, सिख है, इन सब की चीज़ों को भी हमने क्या मिक्स किया है और हमने इस देश को क्या, धर्मनिरपेक्ष बनाया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्र में स्पष्ट रूप से अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद इसकी एकता को बढ़ाया। यानी हमारे देश में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी हमने इस देश की एकता को बनाया है। संक्षिप्त में अगर बोलूं तो राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि आवश्यक रूप से भारत में अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करें। यानी हम लोग अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हम सबको मिलजुल कर साथ एक रहना है। एकता और अनेकता का सिद्धांत दर्शाता है कि भारत विदेशी को अपने से मिलने में सक्षम रखता है और इसे
पुनः आकार देने का काम करता है। यानी हम लोग सभी का मान सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, दूसरे धर्म का भी हम लोग मान सम्मान करते हैं, दूसरे दुनिया के जो लोग हैं उनके धर्मों को भी हम मानते हैं। भारत की सभ्यता लंबे समय के प्रवासियों के शासन के समय मिश्रण और आत्मसात का प्रतिनिधित्व करती है। यह आवश्यक रूप से इसकी सामाजिक संस्कृति प्रचुर और विविधता का योगदान देती है। यानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम दूसरे लोगों का भी मान सम्मान करते हैं। और भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है हमने अपनी पौराणिक चीज़ों से और हमने इतिहास से कई सारी चीज़ों को सीखा है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशों के सभी धर्मों का मान सम्मान करता है। और भारत में क्या है, इतनी भिन्नता है फिर भी हम लोगों की सभी लोग एक रहते हैं और हम भारत ने सभी धर्मों को समान रूप से माना है। यह भारत के सांस्कृतिक और रचनात्मक दृष्टिकोण को बताता है। ठीक है, यह हमारा क्या है, पूरा जो रचनात्मक और जो हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उसको क्या करता है, इंगित करता है। सिर्फ एक पॉइंट इस बुक में और बचा हुआ है, भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श क्या है। ठीक है, इसका जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा बहुत वैसे मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय सभ्यता की एकता पर थोड़ा सा विमर्श हम कर लेते हैं, एक क्या पॉइंट रहेगा। ठीक है, 1.5 देखिए, भारतीय सभ्यता की एकता पर विमर्श प्रस्तुत कीजिए। भारतीय सभ्यता के एकीकरण की शक्ति क्या है, क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, अथवा करके सारा दे रखा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय सभ्यता की एकीकरण पहचान पर विद्वानों और विचारकों के मतों में भेद पाया जाता है। यानी जो हमारी सभ्यता है कि एकीकृत पहचान है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखोगे कई सारे धर्म हैं, कई सारे रिलीजन हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हमारी जो एकता है इस पर जो विद्वान हैं, जो थिंकर हैं, उनके क्या हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। इब्री क्या है, एक विचारक है, ने 3 अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। एक तरफ वह हैं जो भारतीय सभ्यता के एकीकरण को अस्वीकार किया है, यानी भारतीय जो सभ्यता है वह एक है, इसको अस्वीकार करते हैं। दूसरा विचार इसके विपरीत है जो भारत के सभी धर्मों को आत्मसात करने वाला है और एकीकरण वस्तु के रूप में देखते हैं। तीसरा दृष्टिकोण क्या है, विचारों की संकल्पना। भारत एक मिश्रण संस्कृति है के देश में माना जाता है जो एकता में अनेकता को प्रदर्शित करता है। यानी कई सारे विचारक हैं, मानते हैं भैया कि भारत में इतना धर्म का लोग रहता है, सभी एक जैसा कैसे रहता है, सभी मिलजुल कर कैसे रहता है, सभी का लोगों का विचार कैसा है, यह सबकी संस्कृति मिलजुल कर के कैसे रहती है। इस पर जो विचारक हैं, जितने भी पॉलिटिकल कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के जितने थिंकर हैं, उनके लिए कह सकते हैं शोध का विषय है और उनके लिए विचार करने का विषय है। पहले दृष्टिकोण के समर्थक भूगोलगत स्प्लेट इन विचारों से सहमत है कि भारत ऐतिहासिक रूप से 12 मासी केंद्रीय क्षेत्रों में बना हो। यानी हमारा जो क्षेत्र है, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारा जो पूरा ज्योग्राफिक कंडीशन है वह 12 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय, भौगोलिक और सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक इतिहास को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हमारा अलग अलग क्षेत्र है वह अलग अलग, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर भूमि है, कहीं पर डेल्टा है, कहीं पर नदी है, तो अलग, कहीं पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ये हमारी क्या बताता है, ये हमारी राजनीतिक, सामाजिक और स्थिति को बताता है। 12 मासी केंद्र में उच्च जनसंख्या घनत्व, क्रियाकलाप का क्षेत्र और एक दूसरे से अलग ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अलग है। अगर देखोगे जो हमारा 12 केंद्र बटे हुए हैं, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं पर लोगों की बसावट ज़्यादा है, कहीं पर लोगों की बसावट कम है। इन सारे क्षेत्रों में इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता क्षेत्रीय भूगोल की भिन्नता की गवाह है। यानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसमें भौगोलिक भिन्नता बहुत ज़्यादा है, यानी ज्योग्राफी कंडीशन की जो भिन्नता है वह बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। बदले में इसके सामाजिक, सांस्कृतिक प्रचलन और राजनीतिक विकास में स्तर को बदलाव का वर्णन करता है। यानी हमारी जो सांस्कृतिक, सामाजिक जो प्रचलन है, राजनीतिक जो विकास है, उसमें बदलाव का भी चीज़ों को बताता है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय अवधारणा पर प्रकाश डालता है। हब्सन, जोन्स और स्ट्रेजी के अनुसार क्षेत्रीय एकता पर बल है जो संपूर्ण भारतीय सभ्यता की औपचारिक शासन की उत्पत्ति है, जो चुनौती है। देखो क्या बात यहाँ पर हो रही, ज़्यादातर जो विचारक हैं वो कहते हैं कि भारत जो है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है। पहली भिन्नता क्या है, हम क्षेत्रीय भिन्नता ही देख ले कि भारत 12 क्षेत्रों में बटा हुआ है, फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है, सभी एकता फिर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण क्या है, दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि क्षेत्र केंद्रीय ऐतिहासिक भूगोल को
लगातार वरीयता देने के बाद भी यहाँ भारतीय सभ्यता की वास्तविकता निहितार्थ है। अगर देखोगे, ठीक है, दूसरा जो दृष्टिकोण है यहाँ पर क्या कहता है कि हमारी जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसके आधार पर देखोगे तो भारतीय सभ्यता की वास्तविक निहितार्थ का पता चलेगा। वह उपनिवेशवाद के बल का क्षेत्रीयता पर जोर देने की भारतीय इतिहास की गलत ढंग से व्याख्या करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण जो भारतीय सभ्यता को अनेकता में एकता के रूप में प्रदर्शित करने का इतिहास का सबसे पहला दृष्टिकोण पाते हैं। यह विचार विल्सन स्मिथ ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 में बताया है। वह इसके संसार की दूसरी संस्कृतियों से भारतीय सभ्यता के विलक्षणता और विशिष्टता को समझने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। यानी भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है दूसरी सभ्यता संस्कृति सीखने लगा है, क्योंकि हम लोगों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम लोगों में इतनी ज़्यादा भिन्नता है, इतने ज़्यादा धर्म है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, इतने धर्मों में बटा हुआ है, हमारा जो देश है इतने धर्म में बटा हुआ है, इतने चीज़ों, फिर भी हमारे देश में सभी जो लोग हैं मिलजुल करके रहते हैं साथ। यही भारतीय सभ्यता का क्या सबसे विशिष्ट यानी सबसे कह सकते हो कि सबसे खास मानते हैं, खास माना जाता है, ठीक है। जबकि इब्री भारतीय सभ्यता की ऐतिहासिक वर्णन में अनेकता में एकता दृष्टिकोण को नकार देते हैं। यानी कुछ विचारक जो हैं जैसे भारत में अनेकता को एकता उसको तो मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक जो हैं वो क्या भारत की एकता में अनेकता की जो बात है उसको नहीं मानते हैं। दूसरे विचारकों की पुष्टि करते हैं कि इब्री भारत की एकता के लिए ब्राह्मणवादी विचारधारा और परंपरा को क्षेत्र देता है। यानी जो इब्री हो क्या आता है कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति हो क्या भैया ब्राह्मणवादी विचारधारा का श्रेय देता है, जो हिंदुओं की व्यापक शक्ति और इसकी जनसंख्या का बहुमत बनाती है। वो कहते हैं कि भारत में जो सभ्यता संस्कृति है, जो इतने धर्म के लोग साथ में रहते हैं, उसमें बड़ी संख्या में तो हिंदू हैं और इनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वह हिंदुत्व को अलग मानते हैं। वह इसकी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के बीच नग्न क्षेत्रीय और स्थानीय भिन्नता और सामाजिक प्रचलन की अभिव्यक्ति को उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास तीसरी शताब्दी के विकसित हुई से अलग संबंधित मानते हैं। क्योंकि काफ़ी विचारक क्या है वो मानते हैं कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें भिन्नता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो आबादी है वह हिंदू है और ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इसमें डाइवर्सिटी की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बात। दूसरी तरफ पारंपरिक पाठ में ब्राह्मणों की विचार को एक रूप से मिला हुआ कथन मानते हैं, जीवन के सिद्धांत को संसार का दृष्टिकोण मानते हैं और ऐतिहासिक अनुभव मानते हैं। देखो कुछ विचारक जो हैं वो मानते हैं कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, भारत में जो विचार है वो बहुत ज़्यादा है, भारत में अलग अलग सभ्यता अलग अलग संस्कृति अलग अलग लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विचारक है वो मानते हैं, देखो भाई भारत की सभ्यता संस्कृति में कुछ विचारक मानते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, भारत एक विशेष देश है और भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। आगे देखिए, आगे जो इसमें दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है, अगला जो हमारा पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा। मौर्य शासनकाल के दौरान ब्राह्मणों ने विचारों ने जो एकीकरण का काम किया वह संदेह स्पष्ट है। मौर्यों के विघटन के बाद यह समाज के एक उच्चरित सिद्धांत के रूप में है, इसके धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ है, राजनीतिक शक्तियों के लिए उद्धृत किया गया। शासन की प्रवृत्ति वंशवाद के लिए शासकों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति को जो सुरक्षा प्रदान की गई वाद रखने योग्य है। तब जब भारत इस्लामिक शासन के अधीन था तब भी इब्री के अनुसार दूसरा पहलू है कि भारत एकीकरण करने का साधन प्रदान करता है जो राजनीतिक ऐतिहासिक अनुभवों को जोड़ता है। ये बता रहे हैं कि जब भारत में मुस्लिम शासक थे तब भी भारत में हिंदुओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी तब भी डाइवर्सिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमें यहाँ पर जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनकी ही चलती है, वो कह सकते हैं डाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी में उतना ज़्यादा हमारी जो एकता में अनेकता है उसको उतना ज़्यादा उन्होंने माना। इब्री के अनुसार ब्राह्मणों की विचारधारा और बाहरी घुसपैठियों राष्ट्र राज्य के उद्भव को सीमित करने और भारत में क्षेत्रवाद को पनपने के महत्वपूर्ण, यानी भारत में क्या है जो ब्राह्मण विचारधारा है, जो बाहरी घुसपैठी आए थे मानते हैं कि इससे भारत में क्षेत्रवाद आया है, ठीक है, इसमें भारत में क्षेत्रवाद आया है। यह यूरोपियन अनुभव से हटकर विशिष्ट है। यूरोप में लगभग 25 राष्ट्र राज्य हैं। यूरोपीय चर्च में विपरीत ब्राह्मणवादी परंपरा शासक राजा का सार्वभौमिक व्यवस्था के केंद्र में रखती है, बिना प्रादेशिक प्रभुत्व पर बल दिए। भारत पर इस्लामिक और यूरोपीय सभ्यता का अतिक्रमण का व्यापक प्रभाव पड़ा है
और इससे अनेक क्षेत्रों की राजनीति स्वतंत्रता की संभावनाओं को खत्म। यानी भारत में भैया अलग अलग बहुत सारे लोगों ने, विदेशियों ने आक्रमण किया और भारत पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसको क्या, संभावना को ख़त्म करने का काम किया। जब यहाँ पर अंग्रेज आया, मुग़ल आया, इतना सारा आक्रमणकारी आया, तो भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसकी डाइवर्सिटी जो है, इतनी जो भिन्नता है उसको कम करने का काम किया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको क्षति पहुँचे। इब्री का मानना है कि क्षेत्रवाद भारत के एकीकरण को प्रतिबल नहीं है, जैसे कि अनेक लेखों में आता। यानी इब्री कहता कि भारत में जो क्षेत्रवाद है उसमें एकीकरण नहीं है, यानी भारत में क्षेत्रवाद है, भारत में एकता, अनेकता में एकता नहीं मानता है। कौन? इब्री क्या है, इतिहासकार जो मानता है। उसके अनुसार यह भारत में अनेकता में एकता जैसा दिखने पर लागू नहीं होती। यानी भारत में अनेकता में एकता बोला जरूर जाता है, लेकिन इस पर यह लागू नहीं होता है, इस पर यह काम नहीं करता है, ये इब्री मानता है। देखो, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है, भारत बहुत खास देश है, भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भारत में जो अनेकता में एकता है क्योंकि उस पर दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति, दूसरे कल्चर का भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए वह पेवर नहीं रह गई है, उसमें अन्य कल्चर, अन्य चीज़ों का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है, उसको एक जैसे या समरूप नहीं माना जाता है। ठीक है, ये पहला चैप्टर रहा और पूरा एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है।